जेपी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम करता हूं मैं एसएलएम की वीडियो सीरीज के अंदर। जैसा कि सबको विदित है कि एसएलएम म्यूचुअल फंड सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 44 ही कंपनियों की सर्विसेज अवेलेबल है और हम समय समय पर इंडस्ट्री के अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसी एक्सपर्ट सीरीज के अंदर आज मैं जेपी सिंह साहब के साथ बात करूंगा, जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है महिंद्रा मनुलाइफ के अंदर। आज हमने पर्टिकुलर सर का अपॉइंटमेंट लेके डिसाइड किया है कि हम सर्टेन बातचीत करेंगे जिसके ऊपर कि आप हमें आंसर करेंगे। सबसे पहले जेपी सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जेपी सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इम्पोर्टेंट समय निकाला है और संडे के दिन आपने समय दिया है जो जनरली फैमिली टाइम होता है, बट आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर टॉक। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक वंडरफुल इंडस्ट्री है जिसके अंदर एसआईपी एक सुपीरियर प्रोडक्ट है। मैं खुद 2006 से इस इंडस्ट्री में डील कर रहा हूँ। मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि एसआईपी के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ बनती है। इसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान है, किस तरह से आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? जी। तो विनोद जी, मैं कोशिश करता हूं कि आपका ये जो प्रश्न है, मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, ताकि कुछ पिक्चोरल भी हो जाए, मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूं। तो विनोद जी, शुरुआत में ऐसे करना चाहूंगा कि 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 हर इंसान जिंदगी में कमाई करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, राइट? और उससे वो अपने जिंदगी के खर्चे निकालता है, अपनी नेसेसिटीज, अपनी लग्जरीज, अपनी कंफर्ट लाइफ जीने के लिए। और जो पैसा बचता है वो उसको हम बचत कहते हैं। अब बचत को चैनलाइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पैसा है और अगर आपने उसको चैनलाइज नहीं किया, यानी कि निवेश नहीं किया कहीं सही माध्यम से, सही सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, तो आपके पैसे की भी बढ़त शायद ठीक से ना हो। अब इन इन कई ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन है जो कि एसआईपी हम कहते हैं, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि बड़ा ही अनुशासनशील प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट की अगर मैं एक दो चीजें कुछ बताऊं तो वो ऐसी है कि ये जो मासिक या हफ्ते या दिन, आपकी मर्जी है, आप डेली ले सकते हो, आप हफ्ते की ले सकते हो, आप मासिक ले सकते हो। जब ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई थी कई कई साल पहले, मे भी 20 साल पहले, तब ये महीने महीने होता था। तो एक तरह से ये एक तरह से अनुशासित, अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूं कि महीने के हिसाब से कोई आप ऑप्शन लेते हो कि एक महीने में मेरे को एक बार निवेश करना है, तो ये सिस्टमैटिकली मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान भी आप कह सकते हो, या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कि हम कहते हैं। आपको एक अमाउंट निवेश आपको कंफर्म करना कि इतना हम महीने के करना चाहते हैं, जो कि नॉर्मली 500, हमारे यहाँ पे 500 रुपए महीने का, या ईच इन्वेस्टमेंट 500 रुपए हो सकती है। तो इसकी कुछ फायदे ये हैं कि हम इसको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, यानी कि बाजार जो है उतार चढ़ाव का एक होता है, जिसके और उसी उतार चढ़ाव में एक अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि अगर बाजार थोड़ा नीचे है लेकिन छोटी मोटी वॉलेटिलिटी चलती रहती है, तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या थोड़ी एंड रिवर्स। लेकिन क्या है कि आपके ऊपर ये भारी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई नौकरी करता है उसका पैसा मासिक आता है, वेतन आता है उसको, एंड उसके बाद उसको अपने प्लानिंग के हिसाब से वो अपनी अपनी निवेश कर सकता है। और ये और ये ऐसा ही जरिया है जिसके थ्रू कि आप अपने पैसे को बहुत बहुत, अगर आप प्लानिंग ठीक से करो, अगर आप थोड़े जागरूक रहो, तो बहुत बड़ा आप इसको 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 कर सकते हो पैसे को। मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं, जो हमने कंपाउंडिंग, जो कि चक्रवृद्धि हम जिसको कहते हैं, या फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। सो अगर कोई निवेशक 2,000 रुपए महीने की, एक उदाहरण ले रहा हूँ, अंडर मल्टीपल्स या कम बेसी आप इसको प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। कोई महीने की जी, आप महीने की 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर आप उम्मीद रखो कि देखिए ये तो फिक्स नहीं है, उम्मीद रखो 12% अगर आपको सालाना उसको रिटर्न बनती है, कभी ज्यादा है कम होगी, लेकिन मैं एवरेज 12 कहता हूं। और अगर 10 हुई, 8 हुई, 15 हुई, उस हिसाब से आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो 10 सालों में आपने कितना किया? एक साल में 24,000, 10 सालों में 2,40,000, लेकिन 10 सालों में आपने करीबन 4,65,000 रुपए जमा कर दिया। यानी कि आपकी छोटी पूंजी जो महीने महीने अनुशासित आपने निवेश की, वो 2,40,000 का करीबन करीबन डबल हो गया पैसा। लेकिन थोड़े से और समय लेते हैं, जिसको कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे 25 साल में जाते हैं, 25 साल में अगर आप 24,000 साल का निवेश कर रहे हैं 2,000 महीने की, तो आपने करीबन 6 लाख रुपए निवेश किया, लेकिन आपका पैसा जो है करीबन 38 लाख रुपए बन गया। क्योंकि यही यही एक बहुत सिंपल
बहुत सरल माध्यम है जिसके थ्रू कि आप बड़ा अपना एक पैसा खड़ा कर सकते हैं। तो ये अलग अलग भिन्न भिन्न कुछ मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ कि अगर 8% मिले, 12 या 15 मिले, और अगर अगर आप 5 साल की अवधि के लिए 10-15, तो इसमें ना कोई फिक्स नहीं आपको करना है। हम इसको परपेचुअली कहते हैं कि जब तक आपको निवेश करना आप कर सकते हो। और इसके बीच में अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो ऑप्शंस ओपन है, आप अपना निवेश अपना अगर थोड़ा पैसा चाहिए तो आप निकाल भी सकते हैं उसके अंदर। तो इसको हम स्मार्ट, जो हम कुछ लोग इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, मैं इसको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहता हूं। और इसके अंदर आपको आपको समझना पड़ेगा जैसे आपका जोखिम लेने की जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी एपेटाइट है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट सूट कर आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ये एक उनमें से बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जो कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट कर सकते हैं। इक्विटी में अगर आप एसआईपी करोगे, इसमें क्षमता है, राइट। एक अनुशासन अपना रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखिए, जितनी जल्दी हो सके शुरू करिए ताकि आपको ज्यादा समय मिले पैसे की वृद्धि करने के लिए। एंड मैं ये भी कहूंगा कि देखिए वो लास्ट जो मैंने पॉइंट रखा है, बहुत आवाज है बाजार में, हो सके तो उसके डिस्ट्रैक्टेड मत होइए, अपनी बिहेवियर के ऊपर अपने के ऊपर कंट्रोल रखना है, ना कि हर चीज के ऊपर हमको रिएक्ट करना है। राइट, राइट, राइट। जेपी सर, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि एसआईपी के अंदर जो अमाउंट है डेट कैन बी, जैसे कि मैंने मेरी पहली एसआईपी स्टार्ट की थी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2006, 294 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की थी, क्योंकि उस कंपनी के अंदर हंड्रेड्स के मल्टीपल्स और अगेन अबव मल्टीपल 1 रुपीज के अंदर था। तो यहाँ पे इन्वेस्टर अपने यहाँ पे भी 1 रुपीज के मल्टीपल है या 500 रुपीज के मल्टीपल ही है? नो जी, 500 रुपए मिनिमम है, लेकिन उसके बाद 1 रुपए एडिशन हो सकते हैं, यानी कि 501, 502, 515, आपकी मर्जी। ग्रेट, ग्रेट। तो किसी को अगर सुगन के हिसाब से स्टार्ट करनी है तो 1101 रुपए की एसआईपी भी स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपने बताया कि इक्विटी के अंदर ऑलवेज इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न देते हैं, जैसा कि मैं भी लास्ट मार्केट में 2006 से हूँ, मैंने भी काफी सारी स्टडीज की, काफी सारी आईआईपीज की। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि 1979 में जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 पॉइंट से, आज की डेट में 52-53 हजार रुपए रन कर रहा है, और अप्रोक्सीमेट जो इक्विटी ने हिस्टोरिकली जो रिटर्न दिया डेट इज अराउंड 16% रिटर्न दिया है। यस्टरडे आई कैलकुलेटेड ओवर एक्सेल, तो ऑलमोस्ट 16.1 का रिटर्न आ रहा है। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी ऐसी वंडरफुल इकोनॉमी है जहां पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक कंजप्शन बेस्ड कंट्री है जहां पे यंग पॉपुलेशन है, तो आने वाले फ्यूचर्स के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा आपका व्यू है? क्या आपका एक्सपीरियंस के तहत आप कुछ इनपुट्स देना चाहें सर? हाँ जी, तो मैं ना आपने जहाँ से शुरुआत की पहले पॉइंट पे, मैं उस पॉइंट के ऊपर आपको एक छवि दिखाता हूँ सबको। ये स्लाइड है महंगाई की। तो एक्चुअली तो मैं आपको एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ। समझ लीजिए आपके हाथ में एक 2000 रुपए का नोट है, और उस नोट को आप जाकर अलमारी में रख दीजिए। 1 साल बाद उसको निकालिए तो आपके हाथ में तो 2000 का 2 नोट दिखेगा, लेकिन क्या उस 2000 नोट की परचेसिंग पावर, यानी कि उसकी उसकी क्षमता जो थी 1 साल पहले सेम रहेगी क्या? और समझ लीजिए 2-3 साल और निकल गए तो क्या सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपने अपने बुजुर्गों को सुना है कहते हुए कि देखिए पैसे का ना वजन गिर रहा है, यानी कि पैसे की परचेसिंग पावर गिरती है। वो इसलिए कि आपकी हमारी महंगाई अपने आसपास बढ़ती है, और महंगाई अपने हिसाब से बढ़ती है, कभी ज्यादा या कम। तो मैंने यहाँ पे एक आपको छोटा सा उदाहरण दिखा रहे हैं कि अगर आप आज अपनी कोई सामान 10,000 का खरीदते हैं, या फिर समझ लीजिए अपने घर चलाते हैं 10,000 रुपए से, तो अगले, और महंगाई सिर्फ 6% हो, यहाँ पे 3 उदाहरण है, 6, 7, 8, मैं 6 ही लेता हूँ क्योंकि आजकल 5 के आसपास चल रहा है। मेरी बीबी नहीं मानती है, वो कहती है जो घर वो चलाती है वहां पे 6 नहीं, वो आप आंकड़े गवर्नमेंट का देते हो, लेकिन घर की जो हमारी घर की सरकार के आंकड़े शायद 10-12 होते हैं। क्योंकि तो 10, अगर आज आप 10,000 रुपए अपने घर चला रहे हो, तो आपको 10 साल में आप कुछ भी ना करो, अगर आपने निवेश नहीं किया तो आप निवेश को नहीं बढ़ोतरी दी, तो आपने 10,000 रुपए की जगह आपको 18,000 रुपए करीबन, यानी कि 17,908 यहाँ लिखा हुआ है, हम 18 ले लेते हैं, और 6% महंगाई में आपको 18,000 रुपए चाहिए, तो आपको अपने निवेश को बढ़ाना ही पड़ेगा, आपको अपने बचत को नहीं बढ़ाना ही पड़ेगा। एंड आप देखते जितना समय लंबा होता है तो उतनी ही इसकी क्षमता, उतनी ही आपको आपकी ये महंगाई के कारण इफेक्ट बढ़ता रहता है। तो इसलिए आपको पैसा बढ़ाने की कई सारे ऑप्शन है, उसमें से इक्विटी एक है। तो मैं आपको थोड़ी स्लाइड चेंज करता हूँ, क्योंकि आपने दूसरी जो प्रश्न किया वो मार्केट के ऊपर किया। तो जैसे आपने सही कहा कि 1979 का सेंसेक्स है ये,
तो 1979 का सेंसस करीबन अब 40 साल पुराना हो गया है, जबकि इसकी नॉन रिकॉर्डेड हिस्ट्री ज्यादा पुरानी है। तो ये सेंसस 100 से शुरू हुआ था, आज 52,000 के आसपास है। हम 50,000 ले लेते हैं अपनी कन्वर्सेशन के लिए, तो यानी कि 500 गुना बढ़ चुका है ये पिछले करीबन 40 सालों में। और ये 500 गुना आपने सही कहा विनोद जी की 16% करीबन 15.5 16 16.5 के आसपास ये आंकड़ा बैठता है, उसको डिविडेंड को रीइन्वेस्ट अगर हम कर दे तो जो 16% जो है ये एनुअल रहा है। और इसकी पहले भूतकाल की हम थोड़ी सी इतिहास हम देख लेते हैं लोग, तो उससे क्या होता है कि हमको भविष्य काल पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इन 40 सालों में हमने पूरी दुनिया बदलते हुए देखी है, देश बदलते हुए देखा है, और हमने अपनी खुद की परचेसिंग पावर बदलते हुए देखी है। 40 साल के पहले अगर मैं 40 साल छोड़ दूं और 30 साल 40 साल के एक पहले आंकड़ा ले लूं, तो मैं 30 इसलिए कह रहा हूं कि 1991-92 के हमारे हिंदुस्तान के वित्तीय रिफॉर्म्स हुए थे, जिसके अंदर की बहुत सारे, जो कि एक्चुअली धरोहर है मेरे लिए वह वित्तीय या आर्थिक स्वतंत्रता साल है। 1947 एक पॉलिटिकल चीज थी कि हमने अंग्रेजों से अपनी इंडिपेंडेंस ली, लेकिन 1991 मैं मानूंगा एक तरह से ये आर्थिक स्वतंत्रता हमारा वर्ष है, जहाँ की धरोहर रखी गई थी। क्योंकि और आज 30 साल के बाद हम कह सकते हैं बड़े गर्व से कि हाँ, वो एक्सपेरिमेंट कहें या वो हिम्मत का एक बजट था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उनकी वो नेतृत्व में ये रखा गया था। तो बाजार जो है कि अल्टीमेटली एक हम सेंसस कह देते हैं, निफ्टी कह देते हैं, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ के ऊपर हमारे व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय बिजनेस हमारे लिस्टेड हैं। वो लिस्टिंग की एक रूप होगा कि आप गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, हम बिस्किट खरीदते हैं, उसका भाव होता है। तो उन शेयरों के भी एक भाव है, तो जिसको कि हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस से बनता है सेंसेक्स या निफ्टी उसके अंदर। तो ये भाव ऊपर नीचे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक्स कैसा करते हैं। तो आज पिछले 40 सालों में हम 16% कहते हैं। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि कोई भी और निवेशक ऑप्शन निवेश ऑप्शन इससे ऊपर रिटर्न नहीं दिया है इतने लॉन्ग टर्म में, राइट। वो चाहे रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, फिक्स इनकम हो, यानी कि ब्याज दरों का हो, फिक्स डिपॉजिट्स हम कह देते हैं। तो अब आपका प्रश्न है, और ये इन 30-40 सालों में हमने सब कुछ देखा है, चाहे पॉलिटिकल हो, वो इमरजेंसी की बात हो जो कि 1970s की हो, यहाँ हालांकि कवर नहीं हुई, लेकिन वही समय था 1979 जब सेंसस बना। वो 80 दशक हो, जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम कोशिश कुछ कर रहे थे। 91 जब हम ओपन हुए, 91 और अगले 10-12 साल शायद हम आगे पीछे बढ़ते रहे, क्योंकि एक नई बड़ी चीज की थी। पुरानी चीजों को गिरना था, ढहना था, और नई चीज खड़ी होनी थी, तो हो रही थी कुछ ना कुछ, हम उसमें कर रहे थे। और यहाँ पे 97 का हमने एशियन क्राइसिस देखा, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, ग्लोबल इम्पैक्ट था, राइट। हमने 1999-2000 की .com बबल देखा हिंदुस्तान के अंदर। फिर हमने देखा कि WTC अटैक हुआ अपना यूएस में। फिर हमने वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हमने देखा कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आज जो उस समय उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उनका एक सपना था, जिसको कि हम गोल्डन क्वाड्रेंगल कह देते हैं आज, लेकिन स्वर्ण चतुर्भुज योजना जिसको कहते हैं, आज बढ़ के 20 सालों बाद वो भारतमाला या हर जगह इतना बढ़ चुका है, उसकी एक धरोहर रखती हो देखी। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान वहां से एक बड़ी ऊंचाई के बदलने की शुरुआत कर दिया था। मार्केट ऊपर नीचे बहुत बार हुई, गवर्नमेंट्स बदली हैं, राइट, ग्लोबल हमारे चैलेंजेस आए हैं, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली 15-16% उसने एवरेज रिटर्न दी है। तो फ्यूचर की बात सर आपने सही कही। तो ये अगर मैं सेम चीज, मैं 20 साल पुरानी बात करता हूँ, हम दुनिया में, जबकि ये सोने की चिड़िया आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले देश कहा जाता था, तो इसलिए कहा जाता था ना, क्योंकि आर्थिक इतना स्ट्रांग था, इतने मजबूत थे कि हम सोने की चिड़िया हम कहलाए जाते थे। आज 20 साल पहले, मैं ये 50 साल 100 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, राइट, कि 20 साल पहले हम दुनिया के बड़े देशों में नाम हमारा आर्थिक देशों में नहीं था। 2008 में हमने $1 ट्रिलियन, राइट, उस समय के रुपये के हिसाब से नहीं कहता हूं, लेकिन $1 ट्रिलियन हम क्लब कहते हैं, यानी कि $1 ट्रिलियन की हम आर्थिक एक पोजीशन हम पहुंचे, जो जीडीपी हम जो कहते हैं ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आज एज आई टॉक टू यू 2021 का समय चल रहा है, 2021 में हम दुनिया के 6ठे या 7वें नंबर पे हैं दुनिया में। वो डिपेंड करता है डॉलर की मूवमेंट के ऊपर कई बार, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2030 में, यानी आज के 8-9 साल पहले, और हम सब ये समय देखेंगे, हम सबको सुरक्षित और स्वस्थ रखे, हम सब ये समय देखेंगे। 2030 में कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है, ये इकोनॉमिस्ट की व्यू है, फोरकास्टर्स की व्यू है, कि हम तीसरे नंबर पे दुनिया में पहुंच जाएंगे।
यानी और यही मैं आपको अपने स्लाइड के ऊपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो रिसर्च रिपोर्ट्स कहती हैं अब 3 हो, 4 हो, 2 हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि हम दुनिया के वो टॉप के बच्चों में आ गए हैं। स्टूडेंट्स जैसे हम कहते हैं क्लास के अच्छे स्टूडेंट कौन है, तो हम टॉप के देश में आ गए हैं, जहाँ की अब दुनिया भी खड़ी होकर देख रही है कि हाँ, आर्थिक सुधार होने के कारण आर्थिक विकास हुआ है उसके अंदर। और क्योंकि कोविड हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ढह जाएगा। जैसे मैंने कहा 40 सालों में हमने शायद उससे भी खराब कुछ समय देखा होगा, कभी पॉलिटिकली, कभी इकोनॉमिकली, कभी और ग्लोबली कोई और वजह से। तो मूवमेंट होगी। हमको हिम्मत ये रखनी है कि अगर कभी भी हमको हम डिसइल्यूशन हो, यानी कि हम मृत श्रम में पड़ जाए कि हो ना हो, हमको भूतकाल में देखना कि 20 सालों में हमने 10 से 12 गुना ये इकोनॉमी बढ़ाई है, हमने आर्थिक ग्रोथ विकास किया 10 से 12 गुना। और आज हम क्या कह रहे हैं, हम खाली कह रहे हैं कि यहाँ से दुगना 2.5 गुना, दुगना टेढ़ा हमको और ऐड करना है। यानी कि अगर हम 100 पे हैं तो हम 200 250 10 सालों में हो सकते हैं कि नहीं। अगर हम 100 से यहाँ से यानी कि $3.25 ट्रिलियन से 5-6-7 ट्रिलियन डॉलर ले जाएं, ये तो अनुमान है, राइट। तो ऑटोमेटिकली जो आपने कहा सही का, और ये अगर अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, कंपनियां अच्छी करेंगी, दोनों जुड़ी हुई हैं। कंपनी अच्छी करेंगी, अर्थव्यवस्था अच्छी करती है। अर्थव्यवस्था अच्छी कर अगर तो अर्थव्यवस्था अच्छी, कैसे पॉलिसीज क्या होती है गवर्नमेंट की, कॉर्पोरेट्स को वो भी देखना पड़ता है। ग्लोबल भी थोड़ा थोड़ा स्थिर रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो अपने आप विकास होगा। मैं निवेशकों को कहूंगा, क्या रिटर्न आएगी ये समय बताएगा, लेकिन अगर किसी को डाउट हो, पिछले 10 साल 20 साल के आंकड़े देखो और उससे भी कम अनुमान लेके अपनी एक कंजर्वेटिव व्यू लो। ऊपर आए तो भी आपका है, और अगर एवरेज जैसे आपने कहा 15-16% आए तो भी निवेशकों का है। ये रिटर्न और कहीं शायद इससे ज्यादा अगर इक्विटी ना दे पाए तो और भी कोई दे नहीं पाएगा। तो सर करेक्ट में ये है कि मार्केट के अंदर करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। जैसे कि हमारा कोटेशन ऑलरेडी हमने बना रखा है, इस पे काफी हाँ सारे जी, वीडियो जो हमने बना रखे हैं कि मार्केट में करेक्शन पास्ट में भी आए हैं, प्रेजेंट में भी आ रहे हैं, फ्यूचर में भी आ सकते हैं, बट जी, लॉन्ग टर्म में इससे बेहतरीन ग्रोथ देने वाला और कोई प्रोडक्ट नहीं है। नहीं है। इक्विटी एकमात्र ऐसी एसेट क्लास है जहाँ पे वंडरफुल रिटर्न्स आए थे, आ रहे हाँ जी, हैं और फ्यूचर में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। जी, जी विनोद जी। सर जेपी सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मार्केट में काफी सारे फंड्स अवेलेबल हैं, काफी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरियल, देयर इज सो मेनी थिंग इनटू द मार्केट। और मार्केट इतने हिस्टोरिकली रिकॉर्ड्स अवेलेबल है 1979 से लेके एमएफ इंडस्ट्री का और यूएस 64 का, देयर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस वी हैव। तो पर्टिकुलरली जो अभी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, जो सेबी ने कैटेगराइजेशन किया है कि फ्लेक्सी कैप किस तरह के इन्वेस्टर को सूट करता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, क्यों फ्लेक्सी कैप में एक आम इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए, और कोइंसिडेंटली या इट इज न्यू एनएफओ लॉन्च्ड बाय द महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इट इज कमिंग फ्रॉम 30 जुलाई 2021। तो थोड़ा सा मैं इस पे फोकस डालना चाहूंगा, आपकी साइड से आपके मैं इनपुट्स लेना चाहूंगा कि किस इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले मल्टी कैप हाँ जी, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या जी, इसके एडवांटेज है। हाँ जी। तो ना मैं पहले इसके पहले कि पर्टिकुलर इस फंड के बारे में बोलूं, आपने एक बात छेड़ी एडवांटेज या किसको निवेश करना चाहिए। तो मैं सबके एक चीज जो बहुत जन ना ध्यान नहीं रहते हैं या कई बार प्रश्न आ जाता है, वो क्लियर करता हूँ कि देखिए, जब हम फंड्स मैनेज करते हैं, राइट, फंड मैनेजर जब फंड मैनेज करते हैं, फंड हाउस निवेशकों का फंड मैनेज करता है, तो उसके पास एक समूह, एक कॉर्पस होता है मैनेज करने के लिए। राइट तो सर, उस समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि हमारे पास कोई एक फंड के अंदर, जैसे हमारे पास आज मिड कैप फंड है जो 800 करोड़ के करीबन उसके कॉर्पस है, उसके अंदर हजारों इन्वेस्टर्स हैं। तो राइट फंड मैनेजर अपना वो 800 करोड़ का फंड मैनेज करता है, ना कि वो देखता है कि उसके अंदर इन्वेस्टर कौन है, राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर भी आते हैं जो 500 रुपए देते हैं, एसआईपी करने वाले आते हैं, एचएनआई आते हैं, मध्यम इन्वेस्टमेंट भी होती है कि किसी ने 5 लाख किया, किसी ने 50 लाख किया। तो हम टोटल फंड को एक तरह समांतर तरीके से मैनेज करते हैं, हम कहीं भी असमांतरता या डिफरेंस नहीं रखते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है इन अनदर वर्ड्स कि जो रिटर्न बनेगी वो सबके लिए बराबर रहेगी, वो चाहे किसी ने 1 करोड़ लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, 1 लाख लगाया या 5,000 रुपए की एसआईपी की। राइट तो इसलिए म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट सब, और आज मैं आपको जब हम आपसे बात कर रहा हूं तो आपको एक आंकड़ा देता हूं, बहुत ही खुशी की बात है कि इस इंडस्ट्री ने इतने सालों से, जो अभी भी मैं कहता हूं कि इन्फेंसी में है, अभी भी ये शुरुआत है हमारी, तो इस इंडस्ट्री में 10 करोड़ फोलियो क्रॉस कर दिए है ये कुछ दिन पहले।
इसके अंदर हाँ यूनिक फोलियोज तो थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन टोटल फोलियो पूरी इंडस्ट्री के अंदर 44-45 फंड हाउस है, 10 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स जो है सबके लिए हैं, राइट। तो लेकिन कोई भी निवेश करे क्या सोच कर आना, उसको ये सोच कर आना है कि इक्विटी प्रोडक्ट है, मैनेज फंड मैनेजर करेगा अपने रिसर्च के हिसाब से, अपनी अपनी मार्केट के जोखिम को देखते हुए और रिटर्न्स को देखते हुए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो आती है वो वॉलेटिलिटी में ज्यादा बनती है। लेकिन इन्वेस्टर को क्या सोच कर आना, उसको अपने समय लेकर आना है। ऐसा ना हो कि उसका पैसा 1 महीना 3 महीने शॉर्ट टर्म के लिए हो, राइट। तो हम जनरली मैं क्या कहूंगा, मतलब कि थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे परफेक्शन से हम आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन 3-5 साल हम सबको कहते हैं एंड और जितना लॉन्ग टर्म हो जाए, बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ये है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंग्रेजी की कहावत है कि मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट। यानी कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन जनफी से इसलिए मीडियम टर्म होने से ये सारी रिस्क दूर हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि रिस्क है, रिस्क दूर करने के लिए, एवरेज आउट करने के लिए भी बहुत एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो समय है कि आप टाइम लेकर आइए। तो मैं कहूंगा सबके लिए है। और हम अपने फंड हाउस में महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड में हम रिटेल फोकस बहुत करते हैं, राइट। सो और तो दूसरी बात आपने कही कि हाउ डज फ्लेक्सी कैप वर्क, तो हम यहाँ पर अगर मैं हिंदी इसको अनुवाद करूं तो वो रहेगा कि हर आपके उतार चढ़ाव का साथी है ये प्रोडक्ट, राइट। तो उतार चढ़ाव का मतलब देखिए मार्केट ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता है, मार्केट उतार चढ़ाव में रहता है। वो कई बार न्यूज ड्रिवन होता है, कई बार लिक्विडिटी ड्रिवन होता है कि बहुत पैसा आ गया कम आ गया, कई बार ओवर वैल्यूड होता है, कई बार अंडर वैल्यूड होता है। तो ये तो हमारा तो हम इस प्रोडक्ट के जरिए सबसे पहले तो ये कि ये जरिए इस प्रोडक्ट में कोई बंदिश नहीं है फंड मैनेजर के अंदर, यानी कि इतना ही आपको पैसा लार्ज कैप पे लगाना है, मिड कैप पे लगाना है। तो ये बड़ा ही रोमांचक एवं बड़ा डिफरेंट और यूनिक एक प्रोडक्ट है जो पहले भी अवेलेबल था, लेकिन कुछ सेबी के कुछ महीने पहले कुछ रूल्स थोड़े से बदले थे, उन्होंने एकदम क्लैरिटी ला दी कि फ्लेक्सी कैप क्या होगा। तो इसके अंदर बंदिश नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 65% इक्विटी में हरदम रहेगा। तो जनरली 65 से 100 कहते हैं, आप पकड़ सकते हो, ये 65 रूल है। 80-90 कोई समय खराब लगे तो नॉर्मली फंड मैनेजर अपना कैश नहीं इतना बढ़ाता, 80-90% तो फिर भी रखेगा इन्वेस्टेड, राइट। तो इसमें 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 मैं जरा सा आपको बैकग्राउंड दूं, क्यों ये प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि हमने देखा, ये 16 साल का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं मैं इंडस्ट्री का, ये हर साल के 16 साल हमने प्लॉट कर दिया, 16 सालों के अंदर कोई क्लियर विनर नहीं है। यानी कि कोई कहता है लार्ज कैप चलता है, कोई कहता है मिड कैप चलता है, स्मॉल कैप चलता है। पिछले 16 सालों में 6 बार नंबर 1 पोजीशन साल और साल, एक साल के हिसाब से 16 साल पकड़ रहा हूँ, लार्ज कैप रहा है, 6 बार स्मॉल कैप रहा है, 4 बार मिड कैप रहा है। लेकिन दूसरी पोजीशन में, मध्यम पोजीशन में, जो मध्यम लघु अपने जो स्टॉक्स हैं, जिसको मिड कैप कहते हैं, वो 8 बार रहा है, राइट। स्मॉल कैप जबकि 6 बार टॉप में रहा, 7 बार थर्ड नंबर ही रहा है, लेकिन उसको वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है क्योंकि उसके हिसाब से स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसके अंदर। तो एक हम कहते हैं कि सबका समय आता है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा समय हरदम रहेगा, राइट। दूसरी बात ये है कि सेक्टर, राइट, आपको पता है कि मार्केट में फार्मा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंक है, ऑटो है, मेटल है, रियल्टी है, भिन्न भिन्न तरह के। अगर आप इस मेरे प्रोडक्ट की निफ्टी 500 टीआरआई मेरा बेंचमार्क है, तो निफ्टी 500 के अंदर 20 सेक्टर एलोकेटेड है, 20 सेक्टर। उसमें से टॉप सेक्टर जो है फाइनेंशियल 31% के साथ उसकी वेटेज है, और सेकंड जो है आईटी है करीबन 13%, उसके बाद कंज्यूमर आता है करीबन 11-12-10 के आसपास, ऑयल एंड गैस, एंड इस तरह से कुछ 20 सेक्टर हैं। तो हमने ये कोविड का आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, 15 महीने का, कोई भी सेक्टर नहीं कह सकता कि वो मार्केट लीडर हरदम रहा है, राइट। तो एंड अगर मैं पीछे लेके जाऊं, सेम हमको स्टडी मिलती है। तो इस स्टडी के साथ में हमने एक प्लान बनाया है कि हम मार्केट में तो हम आज 500 करीबन अपने फंड हाउस में 500-550 करीबन फंड्स टोटल सिक्योरिटी फॉलो करते हैं। कुछ भी हो जाए प्रोसेस ड्रिवन है, तो सबसे पहले उस 500-550 जो हम नजर रखते हैं जिन स्टॉक्स के ऊपर, तो ऑफकोर्स ये नंबर डायनेमिक नंबर है, बढ़ सकता है, घट सकता है, क्या कल मार्केट बढ़ जाए और लिस्टिंग हो जाए, नंबर बढ़ भी सकता है। तो आज करीबन 160-70 कंपनियां हैं जो कि हमारे प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम जीसीएमबी कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है ग्रोथ कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन, फिल्टर होती हैं। और वो आज 760-70 कंपनियां हमारी शॉर्टलिस्टेड है जिसके अंदर के हम निवेश करते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले फिल्टरिंग होती है, उसके ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टॉक कहीं भी हम उठा सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट हमारी कमिटीज है, फंड मैनेजर्स है, जो यही काम दिन रात करते हैं निवेशक के लिए। तो अल्टीमेटली जो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा वो लार्ज मिड स्मॉल कैप का मिश्रण रहेगा,
हमको जब लगेगा कि लार्ज कैप की रुख लार्ज कैप की तरफ है, तो ऑफ कोर्स ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है कि भविष्य काल में जब लगेगा तब हम वर्तमान में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लार्ज कैप की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको 2 स्लाइड पहले दिखाया कि लार्ज मिड स्मॉल कैप में सबका समय आता है, कई बार ओवर वैल्यूएशन हो जाती है तो हमको निकलना पड़ता है वहां से। समझ लीजिए अगर हमको लगे कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है तो हम निकल के लार्ज कैप में आ जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है, तो आप इसमें अगर निवेशक इसमें एलोकेट करता अपना पैसा तो उसको ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर ध्यान देगा, आप ध्यान दोगे क्योंकि आप अपने निवेशकों के वित्तीय सलाहकार हो। और हमारा जब पोर्टफोलियो बनेगा दोनों तरह के हमारे स्टॉक्स होंगे अल्टीमेटली, जितने स्टॉक्स हुए, एक कोर पोर्टफोलियो जो कि 1 3 4 साल 5 साल के हिसाब से कंपाउंडिंग स्टोरीज हम अब जो हम कंपाउंडिंग स्टॉक से कहते हैं मीडियम लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम रखेंगे। एंड कुछ टैक्टिकल ऊपर नीचे परसेंटेज होगी, बट वो डिपेंड करता है मार्केट की क्लैरिटी के ऊपर। हम हरदम कहते हैं वॉलेटिलिटी को अपना साथी बनाओगे तो अपने रिटर्न बनाने की क्षमता बढ़ती है। तो इस तरह से हम इस पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। लार्ज मिड स्मॉल कैप समय को देखते हुए अपनी पोजीशन लेंगे फंड मैनेजर, एंड सेक्टर पोजीशन लेंगे। अगर सेक्टर समझ लीजिए बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा तो हम बैंकिंग में पोजीशन बढ़ा देंगे उसके अंदर। लेकिन ध्यान रहे ये सेक्टर फंड नहीं है कि हम बैंकिंग अच्छा लग रहा तो मैं 100% बैंकिंग चला जाऊंगा। अल्टीमेटली डाइवर्सिफाइड फंड है, अंडरवेट ओवरवेट पोजीशन रहेगी, और स्टॉक्स जो है हाई बीटा या डिफेंसिव डिपेंड करता है कि हमको पोजीशंस कैसे मिलती है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मानना है 3 तरह के साइकिल होते हैं। एक मैक्रो साइकिल जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल, जो कि ग्लोबल और हिंदुस्तान उस हिसाब से कैसा कर रहा है। दूसरा होता है बिजनेस साइकिल जो कि व्यवसाय के ऊपर होता है कि अपना बिजनेस या फिर सेक्टर कैसा कर रहा है। तीसरा होता है इक्विटी मार्केट साइकिल जिसके अंदर कि आप समझ रहे हो कि रेशियोज, पी रेशियोज, महंगाई कितने महंगे हो गए, स्टॉक सेक्टर कितना महंगा हो गया या सस्ता है, उस हिसाब से पोजिशन। तीनों को मद्देनजर रखते हुए पोजिशन ली जाएगी। एक्टिव मैनेजमेंट हम हर स्कीम में करते हैं, लेकिन इस फंड में एक्टिव मैनेजमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मूवमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो ये है, ये सब हर निवेशक के लिए है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर उसको कुछ एलोकेशन करनी है फंड मैनेजर खुद एलोकेट करेगा लार्ज मिड स्मॉल कैप के अंदर या सेक्टर के अंदर। जेपी सर, आज की डेट में आपका क्या व्यू है कि जो अपने पर्टिकुलर जो फंड है एनएफओ, इसके अंदर लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर रहेगा, मिड कैप में ज्यादा रहेगा, स्मॉल कैप में ज्यादा रहेगा, टुडे सिनेरियो देखते हुए? क्योंकि आज की डेट में अभी अपन 1 साल या 6 महीने या 18 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप ने वंडरफुल परफॉर्मेंस किया है। तो पर्टिकुलर जो अपना फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, इसके अंदर क्या व्यू है पर्टिकुलर एनएफओ के फंड जो कलेक्ट होगा उसको अलोकेट करने का? हाँ जी, हाँ जी विनोद जी, बड़ा ही समय के हिसाब से बहुत ही सटीक आपने प्रश्न किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बाद में रखता हूँ, अगर आप प्रश्न करेंगे उसके बाद जवाब दूंगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका प्रश्न आज के हिसाब से है। देखिए मेरा फंड अगले शुक्रवार, जैसे मतलब मेरे को कोई मजाक में कह रहा था कि देखिए जैसे शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है, आप भी फंड ऐसे रिलीज कर रहे हो। तो सबसे पहले तो हमको लगता कि मतलब लेट्स होप कि आपका सपोर्ट रहेगा, आपकी आपकी मतलब निवेशकों सपोर्ट रहेगा कि ये पिक्चर हिट हो जाए। तो आज के हिसाब से अगर मैं कहूं, क्योंकि अगले मेरी निवेश आज से 1 सवा 1 महीने के बाद फंड बंद होता है, उसके बाद निवेश हम शुरू कर सकते हैं। तो हमको जल्दबाजी नहीं करेंगे अनुभव के अंदर, हम अपने समय थोड़ा समय लेंगे। तो आप पकड़ सकते हो 1 2 3 महीने तक, भले देखिए फिक्स नहीं है क्योंकि समय के हिसाब से हमको थोड़ा चेंज भी करना पड़ सकता है। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि आज के हिसाब से, तो मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि अगर 1 साल की अगर रिटर्न देखोगे तो स्मॉल कैप में 120% बना है, इंडेक्स के ऊपर बता रहा हूँ। मिड कैप में 80-85%, लार्ज कैप में 50-55%, तीनों ने बहुत बढ़िया रिटर्न बनी है पिछले 1 साल के अंदर। तो लेकिन हमारा ये आज मानना है कि स्मॉल कैप, खास करके स्मॉल कैप में शब्द यूज कर रहा हूँ, स्मॉल कैप की इतनी रिटर्न बनने के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन जरूरत है। और एक और बैकग्राउंड है कि पिछले 5 महीने अगर आप देखें, यानी कि फरवरी मिड से आज जुलाई मिड चल रहा है, करीब मतलब जुलाई के लास्ट वीक स्टार्ट चल रहा है। तो पिछले 5 साढ़े 5 महीनों के अंदर अगर किसी ने पिछला टॉप देखा है मार्केट का, यानी कि निफ्टी का तो 15,400 पे था और बीएससी का 15,500 पे था करीबन, प्लस माने थोड़ा होगा। 16 फरवरी की बात कर रहा हूँ। आज बीएससी और निफ्टी दोनों, यानी कि सेंसेक्स दोनों और निफ्टी दोनों सेम लेवल पे हैं। यानी कि लार्ज कैप के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हुई है, कुछ सेक्टर्स मूवमेंट हुई है, ऊपर गए हैं, लेकिन इंडेक्स नहीं बढ़ा है, कहीं ना कहीं एवरेज आउट हो गया है। उसकी जगह मिड कैप, मेरे कुछ एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है लेकिन आप पकड़ लीजिए 17-18% मिड कैप इंडेक्स ऊपर होगा और स्मॉल कैप करीबन 23-24% ऊपर है पिछले 5 सवा 5 महीने में। तो जब 1 साल और 6 महीने दोनों ही हम नंबर देखते हैं तो हमारा कंफर्ट आज के दिन ये है
कि थोड़ी कंसोलिडेशन होगी स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म के लिए। ये मिड साइकिल है, ये ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा हरदम ये पार्ट ऑफ द साइकिल है। तो आज का निवेश हमारा बायस रहेगा लार्ज कैप की तरफ, डिफेंसिव की तरफ, ताकि हम अगर डाउन साइड होता है तो हम उसको सेफ गार्ड कर पाए। और ये निवेश ऐसा है कि स्टेबिलिटी देता है लार्ज कैप के अंदर, और अगर करेक्शंस होंगे स्मॉल मिड कैप में, हम वहां पे अपनी पोजीशन बढ़ा देंगे। एक मैं आपको खाली केवेट देना, एक एक्सेप्शन बताना चाहता हूँ। हम कई बार स्टॉक्स खरीदते हैं और स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, सेक्टर ठीक लगे ना लगे, इकोनॉमी ऊपर नीचे मध्यम लग रही है, लेकिन अगर स्टॉक अच्छा लग रहा है खुद के दम के ऊपर, उसको हम बॉटम अप पिकिंग कहते हैं। तो उसके अंदर लार्ज स्मॉल मिड कैप या सेक्टर नहीं देखा जाएगा, वो एग्नोस्टिक हम कहते हैं। हम सिर्फ स्टॉक के दम पे, उस व्यवसाय के दम पे हम उसको खरीदेंगे और उसकी पोजीशंस हम ले सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी आज भी है बाजार में, जिसको हम लेना चाहेंगे। लेकिन आज का पोर्टफोलियो अगर आज मैं बनाऊं तो 1 सवा 1 महीने में कोई चेंज ना हो तो हमारा लार्ज का बायस रहेगा। ओके, इन कारणों के लिए जो मैंने आपको कहा। फिर मूवमेंट रहेगी फिर उसके बाद। सर पर्टिकुलर कोई सेक्टर फोकस आपका होगा? नहीं सर, नहीं विनोद जी, आपने प्रश्न जो पूछा है, सेक्टर फोकस नहीं होगा, क्योंकि एक बेंचमार्क जो ये एक फ्लेक्सी कैप है, तो सेक्टर भिन्न सेक्टर रहेंगे, राइट। तो और आज बेंचमार्क के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, बेंचमार्क 500 के अंदर, इसका निफ्टी 500 बेंचमार्क के अंदर इस 20 सेक्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट सारी मार्केट है। और दूसरी बात, निफ्टी 500 बेंचमार्क जो है 93-94% टोटल मार्केट कवरेज है, यानी कि मार्केट में कई हजार स्टॉक्स हैं, 500 टॉप स्टॉक्स के अंदर 93-94% की टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है। तो उस हिसाब से हम ओवर एंड अंडर रहेंगे, हमको बंदिश नहीं है, हम उसके बाहर जाके ले सकते हैं। हम इंडेक्स फंड नहीं है, एक्टिवली मैनेज फंड है ये, राइट। तो लेकिन सेक्टर जो है उसकी बंदिश नहीं रहेगी, बट आप पकड़ सकते हो कि अगर सेक्टर कई बार ओवरवैल्यूड हो जाए, हम अंडरवेट चले आएंगे। लेकिन तो वो मूवमेंट फंड मैनेजर अपने समय टू समय भविष्य काल देखते हुए जैसे उम्मीद होगी उस सेक्टर से हम अपनी पोजीशन रखेंगे। लेकिन रखेंगे तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि हम थोड़े से हम जहाँ ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं, और डिपेंड करता है, क्योंकि आप जैसे याद रखिए, मैंने 3 साइकिल की बात करी, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और मार्केट साइकिल, इकोनॉमिक मार्केट साइकिल। कुछ इक्विटी, कुछ कहीं पे ओवर वैल्यूएशन स्टेज है, लेकिन फिर भी जो बैंकिंग है और आईटी है, ये क्योंकि टॉप सेक्टर्स है, इन दोनों के अंदर करीबन 45% हमारी टॉप 500 कंपनियों की वैल्यूएशन है, तो उसके अंदर पोजीशन रहेंगी जरूर, ओवर एंड अंडर अपनी जगह है। एंड आज हम जैसे जो हमारी आर्थिक सुधार हो रहा है, हमारे इकोनॉमी का सुधार हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल एंड कैपेक्स जो रिलेटेड रहते हैं, हम वहाँ पॉजिटिव है। उसके अंदर सीमेंट भी हो सकता है, वहां भी हम पॉजिटिव है। आईटी बैंकिंग जो मैंने आप कवर कर ही दिया है। फार्मा, बिकॉज ऑफ दी, आपको पता है कि मार्केट में जो महामारी चल रही है उसके लिए फार्मा भी ठीक, कुछ हद तक ठीक लग रहा है। लेकिन ये वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन जो है वो फेवरेबल हो। राइट, मतलब एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे होगा तो ही अपन एंटर करेंगे, ऑल वैल्यूड होगा तो नहीं करेंगे। हाँ जी, हम अंडरवेट रहेंगे फिर उस हिसाब से। सर अप्रोक्सीमेट जो पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, उसके अंदर एक रिटर्न को लॉन्गर व्यू के हिसाब से 5 इयर्स 10 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोक्सीमेट कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? 12-13% तो आराम से लॉन्गर टर्म में मिलना चाहिए। विनोद जी, मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, और ये आपके लिए, मेरे दोनों लिए है, ताकि निवेशक, आप थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट ने पिछले 40 वर्षों में, राइट, आप 40 हो, 10 हो, 20 हो, अलग अलग तरह के अलग रिटर्न दिए हैं। जो रिटर्न हैं ये निवेशक के हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 12 के ऊपर जाएगा वो कोई और रख लेगा, वो भी निवेशक के हैं, राइट। तो इसलिए मैं उम्मीद रखूंगा, लेकिन मार्केट एक उतार चढ़ाव होता है। ऐसा ना हो कि किसी को जब जरूरत हो उस समय मार्केट कहीं पे कंसोलिडेशन करती हो, लेकिन एवरेज में मीडियम लॉन्ग टर्म में मैं उम्मीद रखूंगा। और उम्मीद किस कारण से उम्मीद हो सकती है इसकी, इस कारण से उम्मीद सकती है, जैसे हमने ये सेंसस की बात की, लेकिन ये भूतकालीय है, ये तो पास्ट परफॉर्मेंस हमको हेल्प करता है समझने के लिए, लेकिन ये फ्यूचर भी है, राइट। तो डेमोग्राफी जो है, हम जिसको पॉपुलेशन कहते हैं, यंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आज हमारे बिलियनियर बेसिक कमाने वाले सबकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी, खर्चा होगा। आपने जैसे बहुत एक शब्द यूज किया कि कंज्यूमर इकोनॉमी है, कंज्यूमिंग इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। और कुछ हमारे फायदे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जैसे हमने कहा, स्किल्ड यहाँ पे है। और आज दुनिया में जो एक बड़ी चेंज आ रही है वो है आईटी की तरफ से, आईटी वर्ड नहीं यूज करता हूँ, टेक्नोलॉजी की तरफ से मैं कहूंगा, और टेक्नोलॉजी हर जगह जा रही है।
मतलब वहाँ और नई नई कंपनियां खड़ी हो रही हैं, और नई नई मतलब और कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो हमने सोची नहीं थी आएंगी, वो आ गई हैं। लेकिन और सबको कहता हूँ, आपने जब ये प्रश्न पूछा है, तो मैं इकोनॉमी को ही मद्देनजर इस स्लाइड को रखते हुए आपको एक दो उदाहरण देता हूँ कि 1991-92 जहां मैंने शुरुआत की, राइट, 1991-92 का अगर सेंसेक्स निफ्टी उस टाइम होता नहीं था, सेंसेक्स के अगर आप 30 स्टॉक्स उठा लो, 30 स्टॉक होते हैं तो उस टाइम आज भी हैं, तो करीबन 6-7-8 स्टॉक ही आज, यानी कि कुछ 20-22 स्टॉक बदल गए हैं, राइट। एक 2-3 स्टॉक ऐसे भी जो निकले और वापस आ गए। अगर एंड दूसरी बात ऐसा है कि 20 साल पहले अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स यहाँ पर उठा लो, तो निफ्टी और उसके अंदर में ही, तो खाली उदाहरण के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए समझा रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक जो है, टोटल मार्केट कैप 1.5-2 हजार करोड़ का था। महिंद्रा जो जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूँ, 4-5 हजार करोड़ का मार्केट कैप होता था। आज महिंद्रा 1 लाख करोड़ के ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक 4.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर है। तो ग्रोथ जो है हर जगह आ रही है। ग्रोथ ऐसी आ रही है कि लार्ज कैप में भी हो रही है, ग्रोथ मिड कैप के अंदर भी हो रही है, स्मॉल कैप में हो रही है, और सबको ये फायदा होता है। आज जब हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी आज $3.25 ट्रिलियन से $5-6-7 ट्रिलियन जाएगी अगले 8-9-10-11 सालों में, और ये ग्रोथ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहीं जाके सीमित हो जाएगी। इतना चेंजेस आएंगे, डिस्क्रिशनरी चेंजेस आएंगे। आप हमारे समय में कौन से पिज्जा खाते थे, आज पिज्जा के स्टॉक्स लिस्टेड है। हम किराना शॉप जाते थे सामान खरीदने, और कल जोमेटो लिस्ट हो गया, आपको पता कितना बम्पर लिस्टिंग हुई है, और मार्केट कैप देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमी चेंज होती है तो कमियां चेंज होती हैं। जो कंपनी समय के हिसाब से अपने एडजस्ट करते हैं, वो और ग्रो करती है। उसके अंदर टेक्नोलॉजी ने पिछले 20 सालों 25 सालों में बहुत चेंजेस लाए हैं, राइट। तो अगले 10 साल का दृश्य भी चेंज हो सकता है, वो दृश्य कैच करना है, राइट, हमको। तो अगर हम पुराने समय से ही ट्रेडिशनल बंधे रहे कि देखो यही चलेगा, तो हम सही गलत हो सकते हैं। मैं सबको कहूंगा ओपन माइंड रखें। फंड मैनेजर मार्केट में है, कई बार लेट भी हो जाए तब भी पकड़ लेगा वो उस स्टॉक को, राइट। कोई जरूरी नहीं है हर स्टॉक को एकदम पहले दिन पकड़ना है। तो कुछ ऐसी स्टोरीज है जो स्मॉल कैप मिड कैप बन के लार्ज कैप बन जाएंगी, उसके अंदर वो भी फ्लेक्सी कैप में कैप्चर हो जाएंगी, मिड कैप से लार्ज कैप कैप्चर हो जाएगी, लार्ज कैप जो लार्जर और बन जाएगी वो कैप्चर होगी। तो मैं 2 चीजें कहूंगा, एक, निवेशकों की इक्विटी को समझना है, जागरूक रहना है, और वो रखते हुए जोखिम समझते हुए, देखिए जोखिम वर्ड कई बार बहुत नेगेटिव लेते हैं, हम इसको जागरूकता के हिसाब से मानता हूं, राइट। मार्केट गिरे आप डर के निकल के, या मार्केट गिरे आप कहो कि नहीं, मार्केट इंडिया जैसे आपने कहा परमानेंट नहीं है करेक्शन, ग्रोथ परमानेंट है। तो जो ये बात समझेगा वो उसके अंदर और निवेश करेगा, राइट। तो मैं परसेंटेज फ्यूचर का ग्रोथ का ऊपर मैं परसेंटेज फिक्स नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परसेंटेज जो है वो मूव कर सकता है उसके अंदर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद मतलब ऐसा हो सकता है कि हम दोनों गलत हो जाएं, कि कंजर्वेटिव निकले ऊपर जाए, राइट। लेकिन जो होगी रिटर्न वो इन्वेस्टर की होगी। हिंदुस्तान बदल रहा, बड़ा हो रहा है। हम कई बार कहते हैं चाइना यूएस की बात कर रहा है, देखिए दृश्य ये दिखा रहा है कि हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं, और एक हर देश के निवेशकों को ये अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती है। अगर किसी ने अभी तक रन मिस किया है तो दे शुड लुक पॉजिटिव ऑन इक्विटी, एंड जो इन्वेस्टेड हैं दे शुड स्टिल लुक कि इक्विटी में एक सही तरह से वेटेज एलोकेशन करके हम हिंदुस्तान की जो विकास जो होगा देश, उसका नाम हम भागीदार बन पाए, क्योंकि इक्विटी का बेसिकली मतलब है एक भागीदारी एक व्यवसाय के अंदर। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हो तो ऑटोमेटिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए रिसर्च करके आपके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएगा, या जैसे आप जहां आप निवेश करते हो कोई और मैंडेट उस हिसाब से फ्लेक्सी कैप, खास करके लार्ज मिड स्मॉल कैप सेक्टर स्टॉक्स, ओपन माइंड से हम रखेंगे, इन्वेस्टमेंट रखेंगे। तो हाँ, और अगले 10 सालों का रन हमको कैप्चर करना है, और ये फ्लेक्सी कैप उसके अंदर बहुत सही प्रोडक्ट रहेगा। जेपी सर, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना है, तो इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनती है, तो मेरा जो कॉन्शियस कहता है कि पर्टिकुलरली फ्लेक्सी कैप इज डूइंग द वंडरफुल रोल फॉर क्रिएटिंग द वेल्थ, और यहाँ पे इक्विटी का एडवांटेज तो इन्वेस्टर को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो इक्विटी का रिस्क ले रहा है, तो रिस्क का रिवार्ड उसको मिलेगा। रिटर्न अपन कंजर्वेटिव साइड कह रहे हैं कि 12% मिल सकता है, 15% मिल सकता है, इट डिपेंड ऑन द सिनेरियो, क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑलवेज है। बट पास्ट डाटा को अपन देखें तो एवरेज रिटर्न 16% दिया, तो उसको भी अपन डिस्काउंट करके 12% का उम्मीद रखना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है मुझे। हाँ, लेकिन क्योंकि सेबी हमको अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए मैं
हाँ, मैं परसेंटेज पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी जो बात है, मैं एक और अलग तरीके से, आपने जो एक बात पकड़ी, मैं अलग तरीके से जो हमको सुन रहे होंगे या सुनेंगे, हाँ, उनके लिए मैं क्या बताना चाहता हूँ हाँ, कि ये अब एक महीने बाद, राइट, जो ये हम 15 अगस्त को अपना 74वां इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, स्वतंत्रता राइट, दिवस मनाएंगे, 75वें साल में हम कदम रखेंगे। हाँ, हाँ, तो 74 सालों में जितनी हाँ, इकोनॉमी खड़ी हुई है, पकड़ लेते हैं 2.2, हम $3.25 ट्रिलियन राउंड कर देते हैं, राइट, राइट, कि हो सकता है 2.7 और 2.8 हो। राइट, तो अगले, जैसे आपने कहा कि हम कि $5 ट्रिलियन, मैं एक राउंड समझाने के लिए कहता हूँ कि 2.25 से हम 5.5 जाते हैं तो डबल होती है इकोनॉमी। हाँ, हाँ, तो एक उम्मीद जताते हैं, कोई, मैं जब किसी प्रश्न करता हूँ वो कहते हैं 6 7 8 साल, कोई कहता है, तो हाँ, पकड़ लेते हैं 7 8 6 7 8 साल, कोई नंबर ले लेते हैं। हाँ, 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 तो 74 सालों में जितनी इकोनॉमी खड़ी हुई है यहाँ लाने में, एक, तो अगले 7 सालों में 8 सालों में अगर उतनी ही बराबर की इकोनॉमी खड़ी हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट मिस द वुड्स फॉर ट्री, यानी कि बड़ी पिक्चर के लिए छोटी पिक्चर के ऊपर ऑब्सेस्ड नहीं रहना है कि ये छोटा करेक्शन हो गया तो क्या होगा। जब तक मार्केट में क्षमता है और हमारे बिजनेस में क्षमता है, देश की पॉलिसीज में क्षमता है कि उभर के वापस आए, हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं, मार्केट्स में भी होते हैं, उसके अंदर ये पार्ट एंड पार्सल है, वो अपॉर्चुनिटी होती है वॉलेटिल, अगर हम उसे कैप्चर कर पाए। बट इसको, उसके अंदर परसेंटेज जो निकले, राइट, मेन बात यह है कि 74 सालों के विकास आपको रेप्लिकेट यानी कि डुप्लीकेट होने जा रहा है अगले नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स में। ईयर्स में। वो जो समय होगा उसके हाँ, अंदर, वो एग्जैक्ट समय, या वो समय मतलब ओवर, लेकिन हमको तो एक उम्मीद के हिसाब से, अपने आंकड़ों के हिसाब से काम करना है। हाँ, तो हाँ, पहले हम इसको इसके अंदर निवेश करते हैं, फिर हम आगे आगे देखेंगे और आगे और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्योंकि चाइना नहीं हमारे सामने कुछ 20 30 सालों में, देखिए हमारी, जैसे हम उभरे हैं वो भी ऐसे उभरे हैं, राइट, राइट, सारा क्रेडिट उनकी पॉलिसी को जाता है। वो आज कुछ, मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, $15 ट्रिलियन हो चला, राइट। और तो हमको अपना विकास कैप्चर करना है और ये अपॉर्चुनिटी है अभी। तो मैं उस हिसाब से कहूंगा कि अगर हमारी इकोनॉमी ऐसे करे, तो कुछ कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स उससे भी अच्छा कर सकती हैं। हमको एक बैलेंस पोर्टफोलियो, संतुलित पोर्टफोलियो रखना है। लार्ज कैप स्टेबिलिटी देगा, मिड स्मॉल कैप हमारी, जब जब रिकवरीज होती है, जब ग्रोथ होती है, वहां ज्यादा ग्रोथ आएगी उसके अंदर। और मिश्रण रहेगा कंपाउंडिंग स्टोरीज, स्टेबल स्टोरीज एंड टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज, इसका मिश्रण रहेगा फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। राइट, राइट, राइट। तो अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हो सर कि लॉन्गर रन में वेल्थ बनना इक्विटी में सुनिश्चित है। परसेंटेज क्या रहेगा डिपेंड करेगा सिचुएशन में। हिस्ट्री अपने साथ है 16% की, जो ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड से लास्ट 43 साल का। तो जी, एक इन्वेस्टर को पैसा डालना चाहिए, जो उसके पास सरप्लस हो, वो इक्विटी के अंदर रिस्क लेना चाहे, तो डेट विल क्रिएट इन अ लॉन्गर टर्म वेरी गुड वेल्थ और जी, वंडरफुल वेल्थ रहेगी। और जी, आज के डेट सबसे लोएस्ट टैक्सेशन है इन इक्विटी के अंदर। 1 लाख से बहु का टैक्स प्रॉफिट आएगा तो 10% लगेगा, बाकी 1 लाख तक का प्रॉफिट तो टैक्स फ्री है। हाँ बाकी जी, किसी भी एसेट क्लास में जाएगा इन्वेस्टर तो ही विल जी, टैक्स एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। एग्जांपल के लिए यस, किसी ने एफडी कर दी तो 30% का बंदा है तो 30% ही उसको देना पड़ेगा, चाहे उसकी इनकम 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपए हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जी, सबसे लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट वाला प्रोडक्ट जी, है और 1 लाख जी, तक तो टैक्स फ्री है। हाँ जी। और दूसरी बात, आपने जो टैक्स की बात की, मैं एक और क्लैरिटी दे दूं हाँ, कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हो, अगर आप समझ लीजिए आप 8 साल तक पैसा हाँ, नहीं निकालते तो आपको 8 साल तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बैंक के अंदर आप 8 साल से एफडी कर दो, आप चाहे कंपाउंडिंग ले लो, ग्रोथ के ऊपर चले जाओ वहां पे, लेकिन हर साल अक्रूवल बेसिस में आपको टीडीएस भी कट सकता है या आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो भी कंपाउंडिंग कम हो जाती है इक्विटी के अंदर। जब जिस साल आप निवेश को निकालोगे, हाँ, अगर पार्ट या फुल, उस समय आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ना कि एनुअल अक्रूवल के ऊपर, कि आपका पैसा वृद्धि हो रहा है तो उसको ऊपर टैक्स नहीं लगता है आज के कर के रूल्स के हिसाब से। जेपी सर, लास्ट हार्डली आई विल टेक 1 more minutes फ्रॉम योर साइड्स कि 1979 में किसी ने 1 लाख रुपए इक्विटी में लगाया होता तो आज लगभग 5 करोड़ की वर्थ है उसकी। वो अगर लेट्स सपोज इन इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज इन्वेस्टेड इन पीपीएफ, लेट्स सपोज इन्वेस्टेड इन एफडी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूएशन ऑफ ऑल 3 to 4 5 प्रोडक्ट्स? क्योंकि ह्यूज डिफरेंस मैंने एक्सेल्स में देखे थे, ह्यूज डिफरेंस है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर इन्वेस्टर जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उतना वो निवेश करे, क्योंकि म्यूचुअल फंड इतना लुक्रेटिव प्रोडक्ट है कि ही कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 500, अपर लिमिट इज हिज पॉकेट साइज, ही कैन पुट जी, 500 crores 5000 crores डिपेंड ऑन हिज रिक्वायरमेंट।
बिल्कुल विनोद जी, मेरे को आंकड़े से याद नहीं है, हाँ, लेकिन देखिए ऐसा है कि जब बहुत सिंपल सी बात है, हाँ, जब महंगाई ज्यादा होती है तो ब्याज दरें भी ज्यादा होती हैं हाँ, और हाँ, इक्विटी की भी क्षमता बढ़ जाती है रिटर्न आने में। ये जो आंकड़े 40 साल की बात कर रहे हैं, हाँ, जब आपका मेरा बचपन रहा होगा तो मैं 80-90 की बातें कर रहा हूँ, हाँ, तो हाँ, उस समय शायद ब्याज दरें भी 10-12% रही होंगी, रही थी, 12% मेरे थी को ध्यान पीपीएफ के अंदर, 12%। 12% थी, अब वो कम होकर 7-8 पे आ गई हैं। हाँ, तो हाँ, कोई भी एसेट क्लास हो इक्विटी से कम है, मेरे को एग्जैक्ट, क्योंकि इसके अंदर गोल्ड भी आ जाएगा, रियल एस्टेट आ जाएगा, हाँ, एफडी आ हाँ, जाएंगे, शायद एफडी के और पीपीएफ के अंदर क्या एक कैपेसिटी है, एक समय 70,000 मैक्सिमम कर सकते थे, आज 1.5 लाख कर सकते हैं हाँ, उसके अंदर। हाँ, तो हाँ, वो भी एक कैपेसिटी रही है। तो हाँ, लेकिन अल्टीमेटली नेट बात है, आप जरूर, आपने अगर वर्क किया जरूर एक बार आंकड़े अपने निवेशकों को दिखाइए, हाँ, लेकिन मेरे को ऑफेंड पता है कि इक्विटी की रिटर्न्स सबसे ज्यादा रही हैं। और हाँ, क्योंकि 40 साल की आपने बात की, तो कंपाउंडिंग नेचुरली उसके बाद में वो बहुत बड़ा आंकड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। तो 12%, जैसे कि मैंने आपको शुरू हमने, मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूँ, ये जो आंकड़ा है, आखिरी 20 और 25 साल, देखिए आपने 20 साल निवेश किया, 25 साल निवेश किया, यस, 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 आपका यस, यस, ऑलमोस्ट डबल का फर्क पड़ जाता है, जबकि आपने 5 साल में सिर्फ 1,20,000 निवेश किया। तो बिल्कुल, वही चीज ऐसे कि इक्विटी में आपने, अगर समझ ले बनाते हो 2% एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा रिटर्न देन एनी अदर एसेट क्लास, तो मीडियम लॉन्ग टर्म में उसकी उसकी जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो इतना बड़ा, जैसे आपने सही कहा, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है हाँ, हाँ, कि तो इसलिए अर्ली इन्वेस्टिंग हम सबको कहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम सबको कहते हैं। और एक हमारा देश के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। और देखिए दूसरी, मैं आपको जब आपने कहा तो मैं आपको एक चीज ऐड करता हूं कि एफआईआई, यानी कि जो जो फॉरेन संस्थापक निवेशक हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने, वो हिंदुस्तान को करीबन 22-23-24% ओन करते हैं। हाँ, राइट? हाँ, कई बार मैं लोग कहता हूं अपने देशवासियों को जो निवेश के बारे में पूछते हैं कि उनको हमारे ऊपर शायद ज्यादा विश्वास है, ना कि हमको खुद पे। हमारे एब्सोल्युटली आसपास राइट, हाँ बहुत ज्यादा न्यूज आती है कभी, तो हमको उसको कभी अवॉइड करना चाहिए, कुछ चीजें को, राइट, फिल्टर करना चाहिए। और हमको और अगर अगर ये बिगर पिक्चर देखिए, सही हो ना हो, स्लो हो, कोई बात आ जाए अलग बात है, लेकिन सब कुछ तो भविष्य काल के लिए हम करते हैं उसके अंदर, हम तो उसको कैप्चर करना है हमको। और इक्विटी उसके अंदर प्राइम, हमारे हिसाब से एक एलोकेशन जरूर होनी चाहिए। बाकी आपकी रिस्क रिटर्न की आपकी आपकी एलोकेशन आपके प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट और प्रोफाइल के ऊपर है, लेकिन एलोकेशन जरूर होनी चाहिए। एज पर क्लाइंट की जो रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एसेट एलोकेशन करके इक्विटी का भी प्रॉपर एलोकेट किया जाएगा, तो उसको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनने के लिए काफी वंडरफुल वेल्थ यस क्रिएट होगी। जी। और जेपी साहब, आपने बहुत ही, सिंह साहब, बहुत ही अच्छी वंडरफुल चीज बताई थी कि जो इंडियन इकोनॉमी में लास्ट 74 ईयर्स में ग्रो किया है, जो अगले 7-8 साल में ग्रो कर जाएगा। अभी 15 अगस्त आने वाला है, जस्ट 75 ईयर्स में एंटर कर रहे हैं, तो डेट इज अ फिनोमिनल थिंग कि जितना 75 ईयर्स के अंदर ग्रो किया उतना लास्ट आने वाले 7-8 साल में डबल हो जाएगा। तो सेम थिंग्स हैपन इनटू द इक्विटी। तो जितना लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट होगा उतना लास्ट में मल्टीप्लाइड का इंपैक्ट आएगा, चक्रवृद्धि का रिटर्न इसमें मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्गर रन में बहुत ही जी वंडरफुल रिटर्न क्रिएट होते हैं। जी जी जी। सर, आपकी साइड से कोई शॉर्ट नोट्स देना चाहो, देन वी विल मूविंग टुवर्ड्स द फिनिश। नहीं बस जी, मैं सारे निवेशकों जो हमको सुनेंगे, आपको, आप सबके परिवार को कहूंगा कि वो सुरक्षित और समय स्वस्थ रहें। और ये जो, और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान का जो रन है, हम भी एक अनुमान के हिसाब से हम निवेश करते हैं, अप्स एंड डाउन हम भी कैप्चर करेंगे आपके लिए। हम इसको देखेंगे कि एक रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो, संतुलित पोर्टफोलियो बने। हर चीज कोई एक एक्सट्रीम नहीं होती, ना रिस्क एक्सट्रीम होती है ना रिटर्न एक्सट्रीम होती है, उसको संतुलित करना पड़ेगा, एसेट एलोकेशन करिए, लेकिन एक समय होता है उसका फायदा भी उठाना है, मद्दे नजर रखते हुए कि ऊपर गिरावट और उतार हुआ चढ़ाव मार्केट के पार्ट है। फंड मैनेजर को मैनेज करने दीजिए, हम इसके अंदर हम कंसंट्रेट करेंगे। निवेशकों को मैं कहूंगा, अगर इतनी बहुत समझ है तो अलग बात है, बहुत समय तो अलग बात है, वरना वो अपने व्यवसाय पे कंसंट्रेट करें, वो अपनी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस पर कंसंट्रेट करें। और वहां जो बचत है उसको चैनलाइज कैसे करना है, बस वो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें, अगर, राइट, एंड निवेश करें। हिंदुस्तान की विकास में हम निवेशकों का विकास है उसके अंदर, और हम अनुमान लगाएंगे कि 7-8 साल के बाद में आप और हम शायद ये इस रिकॉर्डिंग को याद करते हुए कहेंगे कि हम इसमें भी गलत हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान इससे भी बेहतर करे। मैं यही मैं विश रखूंगा। जेपी सर, थैंक यू सो मच। सर ने बहुत ही अच्छी वंडरफुल चीज बताई है। मैं 1 मिनट्स और लूंगा कि अपन एज ए लेमैन
इन्वेस्टर हर जगह एक्सपर्टाइज का यूज करता है, चाहे बच्चे को कोचिंग भेजना हो, ही विल ऑलवेज फाइंड आउट द बेस्ट टीचर्स। अगर किसी को इलेक्ट्रिशियन में कोई इश्यू हो तो इमीडिएटली इलेक्ट्रिशियन को फोन किया जाता है। कभी कोई टैक्स रिलेटेड इश्यूज हो तो चार्टेड को कांटेक्ट किया जाता है, लीगल इश्यू हो तो इमीडिएटली अपन एडवोकेट को कांटेक्ट करते हैं। बट व्हेनेवर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो 99% लोग बाग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपने कलीग के कहने पर, अपने ऑफिस अकाउंटेंट के कहने पर। इसमें भी एक्सपर्टाइज की जरूरत है, क्योंकि जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था 2006 के अंदर, तो मेरे को 294 रुपीज की एसआईपी भी बचत करने में बहुत पसीना आया था, क्योंकि डेट टाइम माई सैलरी वाज ओनली 12,000 और इन हैंड सैलरी इज 10,994 रुपीज। तो मैंने आज 294 रुपीज की एसआईपी का कॉर्पस देखता हूँ तो वो भी एक वंडरफुल कॉर्पस है। इतना कॉर्पस है कि मुझे इतनी खुशी होती है कि क्यों ना वो उस समय 5,000 रुपए कर दिया। तो जो पास्ट को अपन देखेंगे तो वंडरफुल रिटर्न है, उससे भी अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से। और मेरा ऐसा पर्सनल कन्विक्शन है कि व्हेनेवर इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब ये घोषणा करेंगे कि इंडिया इज वैक्सीनेटेड कंट्री, दैट डे ऑल बेस्ट इन्वेस्टर्स, फॉरेनर्स, एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, क्योंकि उनको ये एक सरप्राइज होगा कि इतनी बड़ी कंट्री को भी टाइमली वैक्सीनेटेड किया जा सकता है। जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको भी वैक्सीनेटेड किया जा सकता है, और वैक्सीनेशन पे बहुत स्ट्रांगली काम हो रहा है। नो डाउट आज की डेट में सबको ध्यान में रखना है, कोविड चल रहा है, कोविड के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि मैं जेपी सिंह साहब से भी बात कर रहा हूँ, आइदर वो अपने होम टाउन में बैठे हैं, मैं उदयपुर में बैठा हूं, तो भी हम आराम से बातचीत करने पा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू टेक्नोलॉजी आज के 5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। तो समय इतना बलवान है कि एनीथिंग कैन हैपन। तो अपन को राइट टाइम पे राइट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है और राइट एसेट एलोकेशन होना इंपॉर्टेंट है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, रेगुलर हम अलग अलग वीडियोज बनाते रहते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे। आज जेपी साहब की बात बहुत ही अच्छी लगी, अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच जेपी सर। थैंक यू जी, माय प्लेजर बीइंग हियर। आपके साथ बातें हैं, बहुत बहुत खुशपति मेरी, खुशकिस्मती। सेम है सर, सेम है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.